हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी। आई एम प्रीति सांगवान और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए सेक्शन 30 ऑफ बीएनएस तक, जिसमें हमने पढ़ा कि कंसेंट क्या होता है, या फिर कुछ ऐसे एक्ट्स अगर वो हो जाते हैं तो चाहे वो विद कंसेंट हो लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्म कोज्ड ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनका एक्सक्लूजन किया गया जनरल जो एक्सेप्शन है उनमें से, जिसमें हमने मिसकैरेज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ा था। और अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 31 ऑनवर्ड्स। तो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ की। ये क्या कहता है कि अगर किसी से कुछ कम्युनिकेट किया जाए, यानी कि कोई बात बताई जाए, कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ किया गया मेड इन गुड फेथ, पहला इंग्रेडिएंट क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन की गई किसी दूसरे पर्सन के साथ वो गुड फेथ में की गई। गुड फेथ का क्या मतलब है? विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। आपने अपनी जो एक रीजनेबल केयर थी, अपनी जो एक रीजनेबल अटेंशन थी, उस हिसाब से आपने कम्युनिकेट किया किसी दूसरे पर्सन के साथ, और उस कम्युनिकेशन की वजह से किसी पर्सन को कोई हार्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि दो इंग्रेडिएंट इसमें हमने मेनली सेटिस्फाई करने। पहला तो जो कम्युनिकेशन की गई है वो गुड फेथ में की गई है, और सेकंड जो कम्युनिकेशन आपने की है वो होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, मतलब आपने किसी को कोई बात बताई, पहली चीज तो आपने उसके सर्कमस्टांसेस एनालाइज करने हैं कि क्या ये बात बताई जानी चाहिए इन सिचुएशंस में। अगर हाँ, दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो कम्युनिकेट आपने किया किसी को, वो क्या उस पर्सन के पर्सनल बेनिफिट के लिए था या नहीं था। ठीक है, अगर कोई पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई चीज थी, और इसमें याद रखना कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बेनिफिट का मतलब मॉनेटरी बेनिफिट नहीं रहेगा, लेकिन वो सिर्फ लागू हो रहा था सेक्शन 25, सेक्शन 26, 27 और सेक्शन 30 पे। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ बेनिफिट, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट भी इंक्लूडेड रह सकता है। ये कैचिंग का पॉइंट है। सेक्शन 31 अब क्या कहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई एडवोकेट है, ठीक है, उनके पास किसी क्लाइंट का केस चल रहा है, कोई सूट चल रहा है एक्चुअली प्रॉपर्टी का, जिसमें उस क्लाइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो क्लाइंट बहुत बीमार है और उनको हार्ट अटैक आया हुआ होता है, जैसे कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले, और उनकी जो हार्ट की कंडीशन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, यानी कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग या फिर उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ऐसे चांसेस हैं कि उनको दोबारा से हार्ट का ये मतलब हार्ट में पेन हो सकता है, हार्ट पे अटैक आ सकता है, या एक हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अब जो एडवोकेट हैं वो उनका प्रॉपर्टी का केस हार जाते हैं। उनकी मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है। अब एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट घर पे आता है क्लाइंट के, और उनकी सारी सिचुएशन वहां पे एनालाइज करके देखा कि हाँ ये बीमार है, हार्ट अटैक रिसेंटली आया है, या फिर जो भी है, सारी सिचुएशंस उनको पता है। उस एडवोकेट ने क्या किया, आते ही जैसे ही ठीक है सारी सिचुएशन देखी 2-4 मिनट में, सब कुछ समझने के बाद उसने क्या किया, उसने क्लाइंट को एकदम से बताया कि आप केस हार गए हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टी डूब गई है। उस क्लाइंट को दोबारा से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब क्या उस एडवोकेट को यहाँ सेक्शन 31 का डिफेंस मिलेगा? कम्युनिकेशन जो की गई, पहली चीज वो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन थी, कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है। क्या पता कुछ ऐसे और ऑल्टरनेटिव्स हों जिनको वो चूज करना चाहे। ठीक है, हो सकता है मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉपर्टी का बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड चीज क्या है कि क्या वो कम्युनिकेशन जो की गई, हाँ, उस वकील के द्वारा क्लाइंट के साथ, क्या वो गुड फेथ में थी? गुड फेथ का मतलब क्या है? विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। क्या ये कम्युनिकेशन जो की वकील ने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी, ये विद ड्यू केयर एंड अटेंशन थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब आपको सामने वाले की सारी सिचुएशन समझ आई हुई है कि वो किस क्रिटिकल कंडीशन से ऑलरेडी डील कर रहा है, तो एक रीजनेबल पर्सन का इतना माइंड तो काम करता है कि अगर इस तरह की शॉकिंग न्यूज उसको फिर से दी जाएगी तो हो सकता है उसको दोबारा अटैक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 31 का डिफेंस नहीं मिलेगा उस कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट को उसके कुछ भी वेयर अबाउट्स नहीं पता कि वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है, किस सिचुएशन में है, कुछ भी नहीं पता क्लाइंट के बारे में, उसके पास जस्ट उस क्लाइंट का केस है और एक मतलब सूट है जिसमें सारी प्रॉपर्टी उसकी इन्वॉल्व है, तो क्या किया
एडवोकेट ने उसको फोन किया, नॉर्मली हाय हेलो किया, तो उस सिचुएशन से उसको कुछ नहीं समझ आया कि ऐसा कुछ इस क्लाइंट के साथ चल रहा है, और फिर वो अचानक से उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये सूट हम लूज कर गए हैं। अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। सिचुएशन उसकी वही है कि उसको 1-2 दिन पहले हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने वार्निंग दे रखी है, ये वो। लेकिन जो एडवोकेट ने किया, क्या वो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ थी? यहाँ पे डिफेंस मिलेगा। गुड फेथ थी, क्यों थी? क्योंकि एडवोकेट को ये नहीं पता, उसके वकील को ये नहीं पता कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो नॉर्मल जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हाय हेलो पूछा, ठीक हो ये पूछा, और उसके बाद आपने अपनी कम्युनिकेशन, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो वहां तक का रिश्ता है, आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे आ गए। ठीक है, तो इस केस में डिफेंस अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर केस ऐसा है कि आपको गुड फेथ, आपका मतलब डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से कि किस चीज को आप गुड फेथ मानेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में की जाए, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन की जाए, और उसकी वजह से सामने वाले को कोई हार्म हो जाता है, तो वहां पे सेक्शन 31 का डिफेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 32 पे। सेक्शन 32 क्या कहता है? देखो, लो क्या मान के चलता है कि आपकी बिल के अगेंस्ट अगर आपसे कोई काम लिया गया तो वो आपका काम नहीं है, वो एक इम्पोज्ड काम है जो जबरदस्ती आपसे करवाया गया, उसमें आपकी खुद की बिल तो इन्वॉल्व ही नहीं है। हम किसी काम को किसी के द्वारा किया हुआ कब मानते हैं? जब उसका भी मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व हो, उसने भी एक्सेप्टेंस दी हो कि हाँ मैं ठीक है ये काम करने के लिए एग्री हूँ। ठीक है, और वो जो उसने कंसेंट दी वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी डर में नहीं दी, किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में नहीं दी, तभी तो आप कहेंगे कि इस पर्सन ने ऐसा किया है। अगर उसने विदाउट हिज ओन विल अगर कुछ किया है किसी मजबूरी की वजह से, तो वो एक्चुअल में उसका काम नहीं है, और लॉ भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। तो सेक्शन 32 क्या कहता है? एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो किसी पर्सन से कैसे करवाए जाते हैं? थ्रू कंपल्सन करवाए जाते हैं, उसको कोई धमकियां दी जाती हैं जिसके एवज में, जिसके डर की वजह से उस पर्सन ने वो एक्ट किया, तो वो एक्ट उसका ना मान के लॉ मानता है कि इनवॉलेंट्री किया हुआ एक्ट था, और उसमें सेक्शन 32 का डिफेंस मिलता है। लेकिन इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट प्रूव करने होते हैं? पहली चीज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन ने किया क्यों किया? क्योंकि उसको थ्रेट के जरिए कंपेल किया गया। और वो थ्रेट क्या है? वो थ्रेट ये है कि दैट मे रीजनेबली कोज एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। कहना क्या चाह रही हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो थ्रेट है, उस थ्रेट को देने का तरीका क्या होना चाहिए कि एक पर्सन के दिमाग में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाए। रीजनेबल का क्या मतलब है? जहां पे भी रीजनेबल वर्ड यूज हुआ, हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है कि हाँ, एक नॉर्मल इंसान को अगर ये बात कही जाए तो वो थ्रेट के डर से ऐसा काम कर सकता है। तो पहली चीज क्या है कि जो एक्ट किया गया वो किसी थ्रेट के कंपल्शन की वजह से किया गया, और थ्रेट किस लेवल का था कि कोई एक रीजनेबल एप्रीहेंशन सामने वाले के दिमाग में आ सकता है, और वो थ्रेट होना चाहिए किस चीज का? इंस्टेंट डेथ का। किस चीज का थ्रेट? इंस्टेंट डेथ। कोई अगर ये कहे कि ये काम करो अदरवाइज आपकी अभी के भी डेथ कोज कर दी जाएगी, सेक्शन 32 का इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गया। लेकिन कोई ये कहे कि आज ये काम कर दो अदरवाइज कल आपकी डेथ कोज कर दी जाएगी, क्या ये इंस्टेंट डेथ की धमकी है? आपके पास पूरा टाइम है, आप पब्लिक अथॉरिटीज की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, बाकी कुछ भी अल्टरनेटिव जो आपको उचित लगते हैं, लेकिन इंस्टेंट डेथ के केस में आपके ऑल्टरनेटिव्स क्लोज्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो थ्रेट है वो किस चीज की होनी चाहिए? कि इंस्टेंट डेथ हो सकती है। ठीक है, सेकंड चीज इन्होंने वर्ड यूज किया, टू दैट पर्सन, और यहाँ पे आप एक लीगल फ्लो भी कह सकते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आप क्रिएट मतलब समझ सकते हैं कि सेक्शन 32 ये कहता है कि जो इंस्टेंट डेथ का फियर है, टू दैट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन, यानी कि उस पर्सन की डेथ। ठीक है, और किसी की नहीं। जो इंस्टेंट डेथ का फियर है वो उसी पर्सन की डेथ का होना चाहिए कि उसके दिमाग में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया कि अभी आपकी डेथ कोज कर दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई धमकी दे कि आपके बेटे की अभी डेथ कोज कर दी जाएगी, तो क्या सेक्शन 32 का इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हुआ? अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करे तो नहीं हुआ। क्लियर है? सेकंड चीज ये क्या कह रहा है? पहली चीज तो जो काम किया गया वो ड्यू टू थ्रेट किया गया, कंपल्सन किया गया, और कंपल्सन किस लेवल का? कि इंस्टेंट डेथ ऑफ दैट पर्सन।
एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, जो काम आपसे करवाया गया उस टाइम पे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में फियर होना चाहिए, थ्रेट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। जिस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो वो उसी थ्रेट की इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहे हो, उसी थ्रेट के डर की वजह से कर रहे हो। ठीक है, ये भी प्रूव करना होता है। अब इसका जो एक्सेप्शन है, बिल्कुल ओपनिंग जो लाइन है वो है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अगर क्या होता है कि थ्रेट मिलती है कि ये काम कर दिया जाए, अदरवाइज आपकी अभी डेथ कॉज कर दी जाएगी। कौन सा काम कर दिया जाए? किसी का मर्डर कर दिया जाए, किसी की डेथ कॉज कर दी जाए। तो क्या ऐसा है कि किसी और की डेथ को बचाने के लिए या अपनी डेथ को बचाने के लिए आप किसी और की डेथ कॉज कर सकते हैं? ये तो वही सिचुएशन हुई ना कि आपको अपनी डेथ का इंस्टेंट डर था और उसके बदले में आपसे मांगा क्या गया कि सामने वाले की डेथ कॉज करो। ठीक है, और आपने क्या किया कि उस डर की वजह से कि मेरा मर्डर ना हो जाए आपने मर्डर कर दिया। ये एक्सक्यूजेबल नहीं है। आप उसी लेवल का क्राइम बचाने के लिए और उसी लेवल का क्राइम किसी दूसरे के साथ कर रहे हो तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। स्पेशली यहाँ पे एक्सेप्शन है मर्डर का। ठीक है, अगर किसी को, अगर आपके साथ ये होता है कि ठीक है या तो आपको इंस्टेंटली मार दिया जाएगा या उसको थप्पड़ मारो, ये एक हर्ट कोज करने को कहा गया है, यहाँ एक्सक्यूज आपको मिल जाएगा। डेथ का आपके पास क्या होना चाहिए? इंस्टेंट डेथ का फियर होना चाहिए। ठीक है, आपको कहा गया कि इंस्टेंटली आपका मर्डर कर दिया जाएगा या फिर इसका रेप करो, 32 का डिफेंस लेगा। इंस्टेंट डेथ आपकी कोज कर दी जाएगी, इसके घर में चोरी करो, नहीं तो ये ताला तोड़ो। ठीक है, तो इन केसेस में सेक्शन 32 क्या कहता है? अगर सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो डिफेंस मिल जाएगा, कंप्लीट डिफेंस। दूसरा, पहली चीज मर्डर के केस में नहीं मिलेगा। दूसरा, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट। ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट यानी कि मेनली जो स्टेट की सोवरेनिटी से, यूनिटी से, इंटीग्रिटी से जो डील करने वाले ऑफेंसेज हैं वो ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट की कैटेगरी में डाल रखे हैं। तो उनमें क्या होता है, कई तरह की पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में उनमें क्या दी जा सकती है? डेथ दी जा सकती है। तो ऐसे अगर ऑफेंसेज हैं, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट की कैटेगरी में जो पनिशेबल है विद डेथ से, वो ऑफेंस भी आप कमिट नहीं कर सकते, भले ही इंस्टेंट डेथ का फियर भी है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए ना तो आप किसी का मर्डर कर सकते हैं और ना ही आप ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट कर सकते हैं। कौन से ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट? जो पनिशेबल है विद डेथ से। ये दो एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके बाद प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन। अब क्या कहता है प्रोवाइजो? ये कहता है कि ठीक है, वो पर्सन उस सिचुएशन में है कि उसको अपनी जान बचानी है, लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन ने जानबूझ के खुद को उस सिचुएशन में फंसाया है। ठीक है, रेंडमली या विदाउट हिज विल उस पे वो सिचुएशन आन पड़ी तो ठीक है, सेक्शन 32 डिफेंस दे रहा है। लेकिन ये कह रहा है प्रोवाइजो कि अगर उसने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसमें उसके खुद की अकॉर्ड, खुद की कंसेंट इन्वॉल्व थी और वो जानबूझ के उधर फंस जाता है, ठीक है, वो जाता है कहीं पे मतलब जो इस तरह के ऑफेंडर्स हैं, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ उठने बैठने लग जाता है, उनके किसी प्लान में एक्टिवेट हो जाता है और फिर उससे अगर फिर एकदम से उसका मन करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, तो उसको वो इंस्टेंट डेथ का फियर देके उससे काम करवाते हैं। वो सेक्शन 32 का डिफेंस चाह रहा है, क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ऑफ हिज ओन अकॉर्ड खुद को उस सिचुएशन में पहुंचाया। ठीक है, या फिर उसने क्या किया? फ्रॉम रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन। इंस्टेंट डेथ का फियर है वो तो एक्सक्यूजेबल नहीं है, लेकिन इंस्टेंट डेथ से नीचे का कोई फियर था और फिर आपने उसको खुद को उस सिचुएशन में पहुंचाया कि कोई आपको ये कहे कि आपको पीटा जाएगा अदरवाइज ये ऑफेंस कर दो और आपने ऑफेंस कर दिया, क्या ये डिफेंस मिलेगा? प्रोवाइजो भी कहता नहीं मिलेगा, सेक्शन भी कहता नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो एटलीस्ट आपके पास जो कम से कम डर है वो किस चीज का होना चाहिए? इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन का होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका प्रोवाइजो कहता है। इसके बाद इसके साथ दो एक्सप्लेनेशन अटैच हैं और आपको मैं सीधी भाषा में कहूं तो ये एक्सप्लेनेशन ना हो के कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन टाइप है। पहली चीज क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से, हमने पढ़ा कि ऑफ हिज ओन अकॉर्ड कुछ ऐसा काम करता है जिससे वो सिचुएशन में फंस जाता है। अब एक कोई पर्सन है जो गैंग ऑफ डेकोइट्स को ज्वाइन कर लेता है, उनके साथ इन्वॉल्व रहता है, सारी सिचुएशन ठीक है, वो उन्हीं में इंडल्ज रहता है ज्यादातर टाइम, और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो डकैती करने जाते हैं तो वो उसको
कुछ करने से मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जबकि वो गैंग ऑफ डेकोइट्स में काफी टाइम से शामिल है। ठीक है, अब वो जो डेकोइट्स हैं वो उसको क्या कहते हैं, उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ देते हैं कि या तो आप ऐसा करो, अदरवाइज आपको अभी के अभी मार दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ, और जब उस पे एलिगेशंस लगते हैं, जब वो अक्यूज्ड बन के आता है, तो वो कहता है कि मुझे सेक्शन 32 का डिफेंस दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने जो काम किया वो क्यों किया, क्योंकि मेरे को थ्रेट दी गई इंस्टेंट डेथ की। ठीक है, तो इस केस में क्या उसको डिफेंस मिलेगा? उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने अपने अकॉर्ड से अपने खुद की ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी हैं जिससे वो सिचुएशन में फंसा है। अगर वो उसने गैंग ऑफ डेकोइट्स ज्वाइन ना किया होता तो ठीक है उसको डिफेंस मिल जाता, लेकिन वो बहुत टाइम से डेकोइट्स के साथ रह रहा है, उनके काम में हेल्प कर रहा है, और सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अब फिर वो क्या कर रहा है, सेक्शन 32 का डिफेंस चाह रहा है। तो इन केसेस में डिफेंस नहीं मिलेगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन भी एक इलस्ट्रेशन है। वो क्या कहती है कि अगर आपकी इच्छा के अगेंस्ट आपसे कुछ करवाया जाता है, जैसे इसमें एग्जांपल है ब्लैक स्मिथ का। अब कोई डेकोइट्स ही हैं या फिर कोई चोर हैं, वो क्या करते हैं, किसी एरिया में आते हैं और चोरी करने जाते हैं किसी घर में। वहां पे उन्होंने देखा कि कोई लॉक लगा हुआ है, जिसको तोड़ने के लिए, उस लॉक को ओपन करने के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। फिर वो जाते हैं कहीं पे और उनको एक ब्लैक स्मिथ की शॉप मिलती है, वहां से वो उसको इंस्टेंट डेथ का फियर देके लेके आते हैं और वो ताला तोड़वाते हैं। ठीक है, अब उसको क्या कह गया कि या तो आप ये ताला तोड़ दो, अदरवाइज आपको अभी गोली मार दी जाएगी। तो उस पर्सन ने क्या किया, उसने वो ताला तोड़ दिया और डकैती वहां पे हो जाती है, और उसके बाद चार्ज लगते हैं उस पे भी कि वो भी डेकोइट्स में शामिल था। अब जो ब्लैक स्मिथ है वो कह रहा है कि दो, मैंने लॉक तोड़ा, मैंने डोर को ओपन किया, लेकिन मुझे सेक्शन 32 का डिफेंस दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरी विल के अगेंस्ट था, और विल के अगेंस्ट का मतलब है मेरे को थ्रेट दी गई किस चीज की, इंस्टेंट डेथ टू मी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लैक स्मिथ को कंप्लीटली डिफेंस सेक्शन 32 का मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उसने जानबूझ के अपने आप को उस सिचुएशन में फंसाया था। ये आपका सेक्शन 32 है। उसके बाद आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 क्या कहता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। लॉ कभी भी ट्रिफल थिंग्स को पे एक्शन नहीं लेता, ये एक जनरल रूल है। तो कुछ ऐसे हार्म होते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और इंटेंडेड और नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज। चाहे वो नॉलेज के साथ किए गए, चाहे वो इंटेंशन के साथ किए गए, कोई भी ऐसा हार्म किया गया जो बहुत स्लाइट नेचर का है, बहुत हल्का है, बहुत छोटा टाइप का क्राइम है, और उसका नेचर कैसा है कि एक ऑर्डिनरी टेम्पर का आदमी जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है वो उस पर एक्शन नहीं लेगा, वो उससे ऑफेंड नहीं होगा। तो ये कह रहा है एनी हार्म सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। अब ऑर्डिनरी पर्सन का टेम्पर देखें और उसकी सिचुएशन देखें तो वो कौन से एक्शन पे रिएक्ट करेगा, कौन से पे नहीं करेगा, ये ऐसा तो है नहीं। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो उस केस में जिस पर्सन ने, अब मैं हूं, अगर मेरे को लग रहा है कि ठीक है किसी का पेन, जैसे कि मेरे साथ में कोई दोस्त बैठा है या अनजान आदमी बैठा है और मेरे को सिग्नेचर करने के लिए कोई पेन चाहिए, तो मैंने उसका पेन ऐसे ही बिना कंसेंट के उठा लिया, तो क्या ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा? देखा जाए तो विदाउट कंसेंट किया, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी को मूव किया। लेकिन क्या होता है कि जब मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो ये स्लाइट हार्म्स की कैटेगरी में आ जाएगा कि ऑर्डिनरी सेंस और ऑर्डिनरी टेम्पर का इंसान इन चीजों पे रिएक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता। तो उस केस में ये कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा कि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेस पे डिसाइड करेगा कि जो एक्ट किया है क्या वो इतना स्लाइट है या नहीं है। अगर बहुत स्लाइट नेचर का कोई एक्ट किया गया है तो लॉ उस पे एक्शन नहीं लेता, और अगर कोई थोड़ा सा हीनियस काइंड ऑफ ऑफेंस है, ठीक है, वो ऑफेंस की कैटेगरी में मिल जाएगा। लेकिन जनरल सोसाइटी में रहते हुए बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में अगर लोग को फॉलो करें, बहुत लिटरल इंटरप्रिटेशन करें, तो हो सकता है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ रही हो, लेकिन सोसाइटी के हिसाब से, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से वो बहुत स्लाइट हार्म है, तो उनको लॉ बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करता। ये आपका सेक्शन 33 कहता है कि ऐसे केस में सेक्शन 33 का डिफेंस मिल जाता है। इसके बाद शुरू होते हैं राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस, जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अब हमने कंप्लीट किए हैं सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 33 तक, और अब बचा हुआ क्या है, सेक्शन 34 से लेके 44 तक। उसके बाद आपका जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आईपीसी की बात करें तो हमने पढ़ा है सेक्शन 95 तक। सेक्शन 95 तक हमारे कवर हो गए, 96 से 106 आपके प्राइवेट डिफेंसेस रहेंगे।